silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place, you're keeping up with your schedule. And in this particular session, what all we will be covering, this is a list in front of you that I'll be discussing in detail, in a very comprehensive way, as you all know. Sessions, please share karo with your friends. Mark your attendance by liking the lecture. Comment section feedback अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो. सेशंस कैसे लग रहे हैं, देखते हो अच्छे लग रहे हैं तो बताओ भी ज़रूर. शेयर ज़रूर किया करो इन सेशंस को विद योर फ्रेंड्स ताकि वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. ओके, सो जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. आई गिव यू अ ब्रीफ, एक इंडेक्स, ताकि आप वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, वो आपको पता चल जाए कि हम कैसे इस सेशन में प्रोसीड करेंगे. इंडियाज ग्रोथ स्ट्रैटेजी एमिडिस्ट शिफ्टिंग डायनेमिक्स. तो हमने इससे पहले वाला जो आर्टिकल लिया था, अगर आपको याद हो, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट ओनली. जो मैंने एक एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे डायनेमिक्स इट इज बीइंग शिफ्टिंग, और पूरी उसकी जो सिनारियो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था. एवरीथिंग अबाउट इट इंटरनेशनली, चाइना का यहाँ पर जो चाइना कर रहा है और इंडिया को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें भी वो टिल्ट था. तो बेसिकली दैट वाज ऑल इंडिया के चैलेंजेस इन साउथ एशिया, है ना, कि इंडिया का जो ये नेबरहुड, इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमास, उनकी बात करी थी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करी थी, दैट इज फेसिंग मेजर चैलेंज इन इट्स ओन नेबरहुड, व्हाट इंडिया एम्स, राइट. और साउथ एशियन रीजन के अंदर जहां पर वी आर सिचुएटेड, कैसे चीजों को अलाइन करना रहेगा, क्या डिलेमास हैं बिफोर इंडिया इन करंट जियोपॉलिटिक्स, तो वो डिलेमास डिस्कस किए. चाइना कैसे इंडिया के आगे, मतलब हाउ डज चाइना स्टैंड आउट, राइट, व्हाई इंडिया इज फेसिंग दीज डिलेमास, ये सारे मैंने उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर किया था. आज का जो आर्टिकल है वो बात करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एसोसिएटेड. आप इसको एक तो जीएस पेपर 3 में ऐड कर सकते हो, राइट. तो हम बात करेंगे यहां पर, मतलब इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ. ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करेगा कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डोमेस्टिक अपने इंडिया की तरफ से नहीं देखेंगे इसको, मतलब जब हम इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, राइट. सो एक तो ये आर्टिकल हो गया. देन यू हैव कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है, कैसा फ्लोरा फना, वेजिटेशन, एवरीथिंग मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. विनबेक्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी में चली जाती है, एक्सरसाइज है, कौन से देशों के में है, क्या एम है, क्या पर्पस है, कहाँ होगी और पिछले साल कहाँ हुई, ये बात है. अर्थगंगा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहते हैं, जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट. सो एक तो ये हम इसको इन डिटेल, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंटर में आप इसको ऐड कर सकते हो. देन यू हैव काला अजहर डिसीज है, जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो, कैसी डिसीज है, क्या होता है, क्यों न्यूज में है, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के और इनिशिएटिव्स, हर एक चीज इन डिटेल, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. Okay, now let's talk about the first article, जो कि आपके मीन्स के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो पहला ये आर्टिकल ले लेते हैं, थोड़ा इन डिटेल में इसके जाएंगे. देखो, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 7%. इट इज प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई. वाइल आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा कम है, 6.3% है, ठीक है. इवन दो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक वो सब पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन टेंशन है अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट,
The declining trend of India's export could be a cause of concern. ये मैं नहीं कह रही हूँ, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कह रही है, और ये आप अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो मेंस के. India's share in global exports in labor intensive sectors has been declining in the last 5 years. So ये कह रहा है कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, अगर मैं स्पेशली बात करूं लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर, तो वो पिछले 5 सालों की अगर बात करूं, सो इट हैज बीन गोइंग डाउन, राइट. और ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर करता है. Decline in export will be a problem because it means India is selling less to offer countries, और exporting बहुत crucial है for a country's economy. पैसा आता है, जॉब क्रिएट होती है. सो इस इशू को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इंडिया को अपने फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को एक प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, दैट टू वेरी केयरफुली. ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो इंडिया शुड अडॉप्ट इट्स प्लान्स अकॉर्डिंगली. ऑब्वियसली चेंजिंग सिनेरियो, चेंजिंग सिचुएशंस के साथ जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, वी हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट. तो बात यह है कि पहले तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्लोबल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो क्या चेंज हो रहा है ग्लोबल कंडीशंस में? व्हाट आर दी चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस? इसको मैं एक एक पॉइंट को इन डिटेल लूंगी. आप सुनो ध्यान से, ये क्रक्स है, इसकी इलैबोरेशन मैं आपको समझाऊंगी. देखो, चीजें जितना सुनोगे उतना चीजें फायदे में रहोगे. सिर्फ लाइंस पढ़वा दूं उससे कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है उस चीज का. पहली बात तो इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस. दीज आर द चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस. सॉरी, as far as these changing global conditions are concerned, हाँ, imposition of sanctions is the one. बट इससे पहले एक और ले लेते हैं, दैट इज एक टर्म आजकल बहुत यूज होती है, डी ग्लोबलाइजेशन. पहले हम बहुत यूज करते थे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि सारी कंट्रीज दे आर वर्किंग क्लोजली टुगेदर. यही ग्लोबलाइजेशन है. अब कोविड-19 ने बताया ना, ग्लोबल कुछ सब कुछ कनेक्टेड है. कोविड ने नहीं देखा रशिया है, अमेरिका है, यूएस है, इजराइल है, नहीं देखा. लेकिन अब एक ट्रेंड चल पड़ा है डी ग्लोबलाइजेशन का. इसका मतलब कंट्रीज आर बिकमिंग लेस इंटरकनेक्टेड. रशिया यूक्रेन वॉर की लड़ाई हुई, इजराइल हमस कन्फ्लिक्ट हुआ. इससे क्या हो रहा है? इससे कंट्रीज आर फोकसिंग मोर ऑन देमसेल्व्स और कॉपरेशन की तरफ ध्यान नहीं है. सो दैट इज दिस ट्रेंड गोइंग ऑन नाउ, डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड. फिर उसके बाद लड़ाई हुई, चलो भैया सैंक्शंस लगा दो. दे इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईच अदर. सैंक्शंस से प्रॉब्लम होती है फिर, राइट. तो ये डिस्ट्रप्शन आती है बिजनेस के अंदर, मार्केट में कैसे पैसा मूव करेगा वो मैसअप होता है, राइट. डिक्लाइनिंग वर्ल्ड रियल जीडीपी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी एवरीवन इन द वर्ल्ड मेक्स, दैट इज वर्ल्ड जीडीपी. सिंपल, बहुत, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती कुछ. अभी रिसेंटली दिस टोटल इज गोइंग डाउन. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इज फेसिंग इश्यूज. कैसे इश्यूज हैं? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ट्रेड टेंशंस, राइट. तो ये सारी चीजें, चेंजेस इन हाउ पीपल बाय थिंग्स ऑल्सो, डिमांड आप बोल सकते हो. सो होल वर्ल्ड इज स्लोइंग डाउन इकोनॉमिकली, बहुत सिंपल टर्म्स में. देयर इज लेस डिमांड फॉर सर्टेन स्टफ. कुछ भी ऐसा हो सकता है. डिमांड, ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड का सारा गेम है. एक तो ये हो गया. फिर उसके बाद अभी हमने इन्फ्लेशन को लेके पिछले कुछ महीनों में बहुत आर्टिकल्स कवर किए हैं. तो एक प्राइस वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है. जिस चीज को आप खरीदना चाहते हो, आज इतना रेट, आज 20 रुपए हो गया तो कल 50 रुपए हो गया. और यही अनसर्टेनिटी इस टाइम पे ऑयल के साथ है. दैट्स व्हाट हैपनिंग ग्लोबली विद ऑयल. अनसर्टेन है, प्राइसेस आर जंपिंग अप एंड डाउन. और इसकी वजह से कंट्रीज, चाहे इंडिया जैसी कंट्रीज हो, दे आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग लेस ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज. क्योंकि आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, और वो भी उस चीज पे, दैट इज बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल, है ना. ये भी एक इशू है. फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, वी यूज्ड टू फोकस ऑन सेलिंग लॉट ऑफ stuff to other countries, and some countries do that. We nahi, matlab every country wants export led growth strategy, but this plan is now not working as well as it should. Problems हैं. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 का, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया 2021 का. ऐसी ऐसी चीजें ना, इट मेक्स हार्ड फॉर कंट्रीज टू एक्सपोर्ट. और ऐसी
कंट्रीज जहां तो उनका पार्ट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम सेलिंग थिंग्स टू अदर कंट्रीज, अगर वो गिर जाएगा ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो इन चैलेंजेस से डील करने के लिए इंडिया नीड्स टू फाइंड न्यू वेज। अच्छा, एक सवाल बनता है कि क्या रीजंस हैं बिहाइंड डिक्लाइनिंग द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी? स्लो डाउन इन ग्लोबल डिमांड। मान लो आप किसी को बहुत, मतलब एक आइटम एक्स है वो बेच रहे हो, लेकिन अभी क्या हुआ, क्राइसिस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से वो बंदे को वो आइटम, अब उसकी डिमांड ज्यादा रह नहीं गई है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जैसे टूरिज्म जैसे एरियाज में लगा लो, राइट? So countries that depend on selling these things, they are not making as much money as before because there is a slowdown in global demand. फिर उसके बाद rise of protectionism. कोई भी क्राइसिस होता है, पैंडेमिक है, कंट्रीज they might get a bit protective, like putting up walls around themselves. This is what happening with big countries like US, like China, fighting over trade, and UK deciding to leaving this Brexit. Right? So it is hard for countries. आप अगर आपने चारों तरफ, वही हो गया ना, चारों तरफ दीवारें लगा ली तो सामान भी कैसे ही बेचोगे? फिर नए रूल्स आ रहे हैं, नए बैरियर्स आप यू आर पोपिंग आउट, फिर इसके लिए ट्रेड भी फ्रीली नहीं हो पाता, राइट? एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी? लिमिट्स ऑफ वेज कंप्रेशन। वर्कर की वेजेस कम है। पहले तो ये बहुत ऐसे लग रहा है कि ओके ठीक है, बट यहां फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप कमा नहीं पा रहे हो, इनइक्वालिटी बहुत आ रही है, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा। फिर उससे क्या है, अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो इट इज गेटिंग टफ, इट विल बी टफ टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो अपने वर्कर्स को फैंसी टेक्नोलॉजीज और अच्छी स्किलिंग देते हैं, राइट? सो वो एक लैक भी है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है? देन व्हाट मेजर शुड इंडिया टेक, ये हमें समझ आ गया है। अब करना क्या है? देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर ऐसा ही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, अगर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर? हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो कम पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है ये, कम जॉब्स होंगी, राइट? तो ये सारा इंपैक्ट तो पड़ेगा। नाउ व्हाट मेजर शुड इंडिया टेक? क्या हम क्या करें? पैसा बचाओ। पैसा बचाओ मतलब डोमेस्टिक सेविंग्स करो। सेविंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे ही देखो, अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो, आपको एक अपना सर्टेन अमाउंट सेव करके रखना ही पड़ेगा। ये नहीं सारा उड़ा दिया, राइट? फिर उसके बाद एड्रेस द एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कोविड-19 के बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं, यू नीड टू कीप एन आई ऑन ट्रेंड्स लाइक दैट। नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करना, मेक इन्वेस्टमेंट्स मोर एफिशिएंट, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस को एड्रेस करो, नए नए लोगों को स्पेशल एडवांटेज हो, नए मतलब यंग पीपल को, राइट? ट्रेन वर्कर्स, ग्रो बियॉन्ड फार्मिंग, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, दूसरे एरियाज, अब तो एआई, तो इसमें इंडिया शुड मेक रूल्स एंड प्लान्स। गो ग्रीन फॉर ग्रोथ, क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के। अगर आप यू वांट टू ग्रो योर इकोनॉमी, बट यू हैव टू वेरी बी काइंड टू द एनवायरमेंट एज वेल। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पैसा खर्च करो वाइसली एंड ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, ठीक है? सो दिस इज द होल आर्टिकल। उम्मीद करती हूं आपको क्लियर हो गया होगा। देन यू हैव दिस कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर पड़ता है पहले तो वो देखो। मतलब अगर मैं आपको कहूँ आंध्र प्रदेश में है, तो अगर आप इसको इधर कर्नाटका की तरफ जोड़ दोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये इधर पड़ता है, उड़ीसा की तरफ, उधर विशाखापट्टनम वाली तरफ। इधर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैप पता होना चाहिए, राइट? दिस इज वेयर योर कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके नीचे ही है अपना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो मैप जब तक नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देन
First of its kind nature interpretation center at the Eastern Ghats Biodiversity Center along the periphery of this sanctuary in Visakhapatnam was inaugurated. Simple सी बात ये है कि एक ऐसा प्लेस लगा लो where people can learn about nature, animals, plants. That's what nature interpretation center is. It is first of the kind. That means ऐसा पहले कभी नहीं था. Then there's never been one like it before. तो इसकी प्लेस ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास. ये विशाखापट्टनम में पड़ती है सेंचुरी. तो एक ये लर्निंग सेंटर है दैट इज राइट नेक्स्ट टू दिस प्लेस जहाँ पर obviously different animals and plants live. People can learn, they can understand more about the environment, wildlife, Eastern Ghat की biodiversity, right? अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में है. इट्स अ स्पेशल एरिया दैट इज सेट असाइड टू प्रोटेक्ट टेक केयर ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ. एंड इसको ये जो नाम मिला है इट इज नेम्ड आफ्टर द लोकल हिल कंबलकोंडा. दिस सेंचुरी इज लाइक अ बिग ग्रीन स्पेस that acts as breath of fresh air for the people who are living there. Topography हिल है with steep slopes. Vegetation dry evergreen forest आपको देखने को मिलेंगे. Highly threatened and unique forest type seen only in Tamil Nadu and Andhra Pradesh in India. It hosts that vegetation. Flora की बात करूं so wonderful plants यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. One of the most stunning flowers found in this region includes Indian screw tree. बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल पूछ सकती है यहाँ से. और मैमल्स में लेपर्ड्स, बार्किंग डियर, जैकल, तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज दैट इज विंड वैक्स. Recently, Indian Armed Forces contingent comprising 45 personnel reached Hanoi, Vietnam to take part in the joint military exercise. तो ये बेसिकली वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है. 2018 में इट वाज इंस्टीट्यूटेड और इसका पहला एडिशन हुआ जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर. ये एक एनुअल हर साल होने वाला ट्रेनिंग इवेंट है. एक बार इंडिया के अंदर होता है, एक बार वियतनाम के अंदर होता है ऑल्टरनेटिवली. 2022 में ये चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन पे ये मतलब इसका लास्ट एडिशन वाज कंडक्टेड एट. इस बार हेनोई वियतनाम के अंदर इट विल बी कंडक्टेड. The Indian contingent comprises 39 personnel from an engineer regiment of Bengal Engineer Group and 6 personnel of Army Medical Corps. They are participating. ठीक है. Who is taking part? Army Medical Corps मतलब they are like doctors, medical experts भी हैं. इस एक्सरसाइज का मेन एम ये है to work together better. ऐसा हो गया ना जब आप टीम अप करते हो विद समवन टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट. So this exercise wants to improve the ability of Indian and Vietnamese soldiers to work together smoothly, share their ideas, learn from each other. So they want to be really good at doing tasks that is related to United Nations peacekeeping operations. This also. So this exercise is like a very big practice that they will play, where they will play different roles. बहुत simple terms में बता रही हूँ. Some soldiers will like command post exercise है और field training exercise. The exercise will be conducted as a command post exercise come field training exercise. तो overall purpose आपको समझ आ गया है. दोनों sides will conduct technical military operations in accordance with the scenarios. ठीक है. Then you have Kala Azar. India stands on the brink of eliminating visceral leishmaniasis, commonly known as Kala Azar. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, नहीं तो सामने लिखा होगा नाम, हमें सिर्फ माइंड में पता होगा काला आजार, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. अच्छी न्यूज है ये, क्योंकि if these cases are declining, you are coming close to meeting the elimination target that is set by WHO. तो पहले तो हम यहां पर बात करेंगे काला आजार की. इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है. काला आजार जो है विसरल लेशमेनियस बोलते हैं, जैसे कॉमनली काला आजार के नाम से बोल देते हैं. इट इज अ स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजीनियस डिसीज कोज्ड बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ जीनस लेशमैनिया. ज्यादा साइंस हो गई ऐसा लग रहा है.
बहुत ही सिंपल है. इंडिया के अंदर द स्पेसिफिक पैरासाइट कॉजिंग दिस डिसीज इज कॉल्ड लेशमैनिया डोनोवनी. ये याद में रख लेना. इन इंडिया दिस इज द ओनली पैरासाइट दैट कॉज दिस डिसीज. ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, डमडम फीवर भी बोलते हैं, दोनों चीजें याद रखनी है. कैसे फैलता है? बाय स्पेशल फ्लाइज दैट वी कॉल एज सैंड फ्लाइज. इट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज. राइट. सो दीज फ्लाइज व्हेन दे बाइट दे कैन ट्रांसमिट द पैरासाइट्स दैट कॉज काला अजहर. अगर हो गया तो क्या होगा? बुखार होगा, वेट लॉस होगा, लीवर एनलार्जमेंट, और अगर इफ यू आर लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन बी फैटल इन 95% ऑफ द केसेस. 2023 के अंदर इंडिया डॉक्यूमेंटेड 530 केसेस एंड 4 डेथ. और डिक्लाइन पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है. राइट. सो ये रिकॉर्ड केसेस हैं इंडिया के अंदर. गुड न्यूज इज इंडिया हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस. ठीक है. Post Kala Azhar dermal leishmaniasis (PKDL), after someone has Kala Azhar, there is a condition that is called this PKDL. This happens when parasites that cause Kala Azhar infiltrate and thrive within the skin cells. उसकी वजह से it led to the formation of sores, skin lesions, right? So कुछ cases के अंदर PKDL shows up after treating Kala Azhar, right? थोड़ा सा इसको समझने में अभी मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू फुली अंडरस्टैंड इट. ऑल्सो मोर डेटा इज नीडेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ PKDL डेवलप्स. रही बात ट्रीटमेंट की, किसी को काला अजहर हो जाता है तो मेन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स गिविंग देम अ मेडिसिन दैट इज इंजेक्टेबल लिप्सोमल एम्फोटेरिसिन B. ठीक है, ध्यान में रख लेना. अगर किसी को PKDL है तो द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ मेडिसिन दैट इज 12 weeks of oral milfosine, whatever you pronounce it as. Strategies की बात कर लेते हैं. People effective spraying, monitoring of indoor residual spraying to curb the sandfly, एक ये strategy है. Wall plastering, using garroted soil for wall plastering to minimize sandfly breeding areas. Treatment compliance, ensure completion of PKDL treatment through accredited social health activist network. तो ये याद कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट अर्थ गंगा. अर्थ गंगा, देखो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है हमारा, अर्थ गंगा इज एन इनिशिएटिव दैट इज एडेड टू दिस प्रोग्राम. 2014 में सरकार ने इसको लॉन्च किया था. इट इज अ सस्टेनेबल एंड वायबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल. ये किस लिए है? टू स्ट्रेंथन द रिवर पीपल कनेक्शन. कैसे? थ्रू इकोनॉमिक ब्रिज. इसकी मैं अभी पूरी बात करूंगी तो आपको ज्यादा इसको क्लियर हो जाएगा. तो एक स्मार्ट प्लान है फॉर मेकिंग द एरिया अराउंड द गंगा रिवर बेटर इकोनॉमिकली. It's not just about cleaning the river, but also making sure that people living there can have good and sustainable jobs and businesses. तो ये बात है, economic development model, economic bridge. So it's all about making strong connection between people and river. If the river is healthy, people and the economy around it can also be healthy. ऐसे लगा लो. Now there are certain verticals. अर्थ गंगा की बात करूं, it has there are 4 verticals. Inside this Namami Ganga program, there are different parts. Arth Ganga is one of that part. बाकी क्या है? निर्मल गंगा, clean गंगा मतलब. अविरल गंगा मतलब there should be continuous flow of गंगा. जन गंगा मतलब people's गंगा. And ज्ञान गंगा means knowledge about गंगा. ठीक है? Now there are 6 pillars of Arth Ganga identified. 6 pillars of Arth Ganga. Promotion of natural farming on the 5-kilometer band on either side of river Ganga. So government wants to promote natural farming, which means creating green areas on both the sides of river for about 5 kilometers. मतलब आसपास की जगह और ज्यादा सुंदर लगे इसलिए. Then you have monetization and reuse of treated water and sludge from STPs. So when you treat the water from Ganga and the sludge, instead of letting it go waste, find ways to use it, make money from it, right? तो एक ये बात होगी. फिर उसके बाद improvement of livelihood opportunities, particularly for women, making more job opportunities, creating ways for people, especially women, to earn a living, jobs related to river and the surrounding areas. वैसा promoting tourism, वो तो बिल्कुल.
पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो हर जगह जरूरी है. पीपल शुड बी इन्वॉल्व. टीच देम, इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी. राइट, एवरीवन शुड बी द पार्ट ऑफ क्लीन एंड हेल्दी गंगा के प्लान में. एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रूव्ड वाटर गवर्नेंस. राइट, गिविंग देम मोर पावर, इसका मतलब ऐसा लगा लो. एंड सपोर्ट टू मेक श्योर दैट वाटर इन द गंगा इज मैनेज वेल. इट्स लाइक ट्रस्टिंग, इट्स लाइक हेल्पिंग द लोकल लीडर्स टू मेक गुड केयर ऑफ द रिवर. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो. इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.